चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को फ्रेंड। टॉपिक चल रहा है हमारा प्रकाश लाइट और 37 नंबर क्वेश्चन पे आज हम बात करेंगे। ये आपकी कक्षा 7 के जो है आरबीएसई बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं और ऑथेंटिक हैं। प्रकाश किरणों का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है फ्रेंड? प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण। तो प्रकाश का अपवर्तन तो वो होता है जब प्रकाश जो है पथ से विचलित होकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, लेकिन ये तो कहता है कि उसी माध्यम में लौटता है, तो ये तो नहीं होगा। ये है परावर्तन की घटना, ठीक है। और वहीं पे बात करें प्रकीर्णन में, क्या होता है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग, जिसको अपने फैलाव भी बोलते हैं। और वर्ण विक्षेपण तो प्रिज्म के द्वारा होता है, जिसके कारण वो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। तो उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश किरणों का दर्पण या किसी अन्य चमकीली सतह से टकराकर, तो इसको परावर्तन बोलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, जल का पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है, वह प्रकाश के मार्ग को बदल सकता है। यह कथन सत्य है, असत्य है? जल का पृष्ठ परावर्तक का कार्य नहीं करता, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है आपकी 7th क्लास का एक एग्जाम्पल है कि जल का जो पृष्ठ है वो दर्पण की भांति कार्य करता है, ठीक है ना फ्रेंड। और वो प्रकाश के मार्ग को क्या कर देगा? बदल सकता है। तो ये सत्य कथन है आपका। नेक्स्ट देखिए, आपतन कोण आई का मान 25 डिग्री है, तो परावर्तन कोण आर का मान होगा 25 डिग्री से कम, 25 डिग्री के समान, 25 डिग्री से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि परावर्तन का नियम जो होता है वो 3 नियमों में से जो पहला है कि कोण आई बराबर किसके होता है? कोण आर के, ठीक है ना। तो जितना कोण आई होगा उतना ही कोण क्या होगा? आर होगा। यानी कि आपतन कोण का मान जितना होगा उतना ही किसका होगा? परावर्तन कोण का होगा। तो 25 डिग्री के समान इसका आंसर रहेगा फ्रेंड, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जब प्रकाश किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तित होने पर बनने वाला कोण कितना होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स मान लीजिए ये एक क्या है हमारे पास? समतल दर्पण है। यदि इस पर प्रकाश किरण लंबवत पड़ती है ना, लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पर, है ना वैसे, और अगर उसी माध्यम में टकरा के जो है वैसे ही लौट जाएगी ना, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे अभिलंब और आपतन कोण के बीच में, या कहें अभिलंब और परावर्तन के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो थीटा यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री है फ्रेंड, ठीक है ना। इसका आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री बनेगा। नेक्स्ट देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह जो है कौन सा नियम है? अपवर्तन का नियम, परावर्तन का द्वितीय नियम, प्रकीर्णन या वर्ण विक्षेपण। तो यह है आपका परावर्तन का द्वितीय नियम। अपवर्तन का भी एक नियम होता है कि जिसके अंदर आपतित किरण, वहाँ पे परावर्तित नहीं लिखा होगा, वहाँ क्या लिखा होगा? अपवर्तित किरण, है ना। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और विलंब यदि तीनों एक ही तल में हो तो वो तो होता है अपवर्तन का नियम। लेकिन ये कह रहा है कि परावर्तित किरण, है ना, ये तीनों क्या है? एक ही तल में है, तो इसका आंसर रहेगा परावर्तन का द्वितीय नियम। असत्य कथन कौन सा है? खुरदरे धरातल द्वारा विस्तृत परावर्तन की घटना होती है। पुस्तक, लकड़ी की मेज आदि जो हैं वो विस्तृत परावर्तन इनसे किया जा सकता है, और विस्तृत परावर्तन के कारण ही छायादार पेड़ के नीचे व कमरे के अंदर तक प्रकाश प्राप्त होता है। समतल दर्पण से नियमित परावर्तन की घटना नहीं होती। तो हम जानते हैं परावर्तन 2 प्रकार का होता है, एक तो नियमित और एक विस्तृत, है ना। तो जो नियमित परावर्तन है उसमें क्या होता है कि आने वाली जो प्रकाश की समांतर किरणें हैं वो सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटेंगी, और क्या होगी? उसी दिशा में लौटेंगी, ठीक है ना। जैसे आई थी उसी दिशा में ऐसे ही, यानी कि वो क्या करती है? गमन करती है। लेकिन विस्तृत परावर्तन में क्या होता है कि आने वाली जो समांतर किरणें हैं उसकी दिशा बदल जाती है फ्रेंड, उसकी जो दिशा है वो फिक्स नहीं रहती, वो होता है विस्तृत परावर्तन। और विस्तृत परावर्तन की घटना किस कारण होती है? खुरदरे पृष्ठ के कारण होती है। अभी के लिए जो आपका ऑप्शन होगा सत्य कथन में होगा ऑप्शन द। इन्होंने कहा है कि समतल दर्पण से नियमित परावर्तन की घटना नहीं होती है। गलत बात है कि समतल दर्पण से नियमित परावर्तन की घटना होती है फ्रेंड, ठीक है ना। कहने का मतलब जितने हम कहें यहाँ पे अगर समांतर किरणें आके टकराती हैं तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या करेंगे? परावर्तित होंगी उसी दिशा में, उसी कोण से। तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, ऑप्शन द हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, चिकनी व अच्छी पॉलिश वाली चमकीली सतह और दर्पण किसके उदाहरण हैं? अच्छे परावर्तक के, मंद परावर्तक के, व दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ही चिकनी व अच्छी पॉलिश वाली जो चमकीली सतह है और दर्पण, ये दोनों किसके उदाहरण है? आपके अच्छे परावर्तक के उदाहरण है।
यानी कि ऐसे परावर्तक पृष्ठ जो क्या करते हैं कि पूर्ण प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मंद परावर्तक क्या होता है कि कुछ भाग को ये क्या करते हैं, परावर्तित कर पाते हैं। तो अभी के लिए जो आपका आंसर रहेगा वो होगा अच्छे परावर्तक के रूप में ये काम करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, समतल दर्पण से द्वारा घटित होने वाली घटना नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है, ये सत्य है। प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है, ये भी सत्य है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा होता है, ये भी सत्य है। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब फोकसित होता है, तो ये जो है आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी है तो ये फोकसित नहीं होगा, और फोकसित नहीं होगा तो ये वास्तविक नहीं है, और जो वास्तविक नहीं होता उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है इसकी, ठीक है। बाकी तीनों सही थी, उनको दोबारा रीड कीजिए, इंपॉर्टेंट है। सत्य कथन कौन सा है? दो समांतर दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, ये जो है कथन आपका सत्य है। समकोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के 3 प्रतिबिंब बनते हैं, ये भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 7th क्लास में दे रखी है। यदि थीटा जो है 50 डिग्री हो तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 7 होगी। और लास्ट ऑप्शन है ये सभी सत्य हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपकी सत्य होंगी, ठीक है ना। आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा इसमें सभी कथन क्या है, सत्य है फ्रेंड। क्योंकि अगर हमें जो है प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है तो फ्रेंड एक सूत्र होता है कि प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर किसके होता है, 360 डिग्री बटे दर्पण के जो मध्य बनने वाला कोण यानी कि थीटा, और माइनस में क्या होता है, 1 होता है। और होता क्या है कई बार की जो थीटा की वैल्यू वो विषम संख्या दे रखी होती है फ्रेंड, ठीक है ना, जिससे डिवाइडेशन पूरा नहीं होता कि पॉइंट्स में वैल्यू आती है। मान लीजिए 6.2 आ गया आंसर, तो 6.2 के लिए आप ऐसे थोड़ी ना होगी प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वो 6.2 होगी, वो तो पूरी होनी चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, जस्ट इससे आगे वाली संख्या लेनी होती है। यानी कि अगर 6.2 आंसर आ रहा है, क्योंकि ये 50 डिग्री लेने पर होता है ऐसा, ठीक है ना, तो प्रतिबिंबों की संख्या 7 बनेगी। कहने का मतलब इससे आगे वाला पूर्णांक आपको लेना है फ्रेंड, इस प्रकार से। अच्छा नेक्स्ट देखिए, असत्य कथन कौन सा है? गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक पृष्ठ परावर्तक का कार्य करता है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। गोलीय दर्पण जिसका बाहरी पृष्ठ जो है परावर्तक का कार्य करता है उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो इनमें से देखिए स्टेटमेंट असत्य कथन कौन सा है, आपको ये बताना होगा फ्रेंड। इनमें से जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, असत्य कथन जो है वो है आपका ऑप्शन ब होगा, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि जो अवतल दर्पण है वो अपसारी दर्पण होता है, नहीं। जो अवतल दर्पण है वो आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, फोकसित करता है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना, अभिसारित कर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो अवतल दर्पण वो अपसारी नहीं होता, क्या होता है, अभिसारी होता है। ये असत्य कथन है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो सर्च लाइट वगैरह होती हैं, है ना, और बात करें जो हम शेविंग के लिए जब जाते हैं तो वहाँ लगे जो बड़ा सारा दर्पण होता है वो भी कौन सा होता है, हमारा अवतल दर्पण होता है। इसके अलावा और कहाँ पे उपयोग होते हैं अवतल दर्पण के? जो सौर चूल्हे हैं वहाँ पे इनका उपयोग होता है। दंत विशेषज्ञ जो डॉक्टर वगैरह होते हैं जो दांतों का इलाज करते हैं वो भी अवतल दर्पण का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और वहीं पे बात करें जो सोलर कुकर होता है उसमें भी कौन सा दर्पण लगा होता है, आपका अवतल दर्पण लगा होता है। टॉर्च हो गई, वाहनों का जो हेडलाइट्स होती है उसमें भी क्या लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है फ्रेंड। ये सारे उदाहरण किसके हैं, आपके अवतल दर्पण के। तो उत्तल दर्पण के जो हैं 2 ही उदाहरण मेन बताए जाते हैं। एक तो हम बात करें कि जो साइड मिरर के तौर पर ये लगा होता है, और ये जो है हम बात करें कि जो हम एटीएम मशीन के लिए जो वहाँ पे जो विड्रॉल करने के लिए जाते हैं या डिपॉजिट करने जाते हैं तो बाहर जो एक लगा होता है दर्पण, वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। कारण क्या है, क्योंकि जो पीछे के जो एरिया है वो उसको कवर करके वो दिखाता है छोटा सा दर्पण, यानी कि वृहद क्षेत्र बना के हमारे को दिखाता है उत्तल दर्पण। तो अभी के लिए जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा अवतल। नेक्स्ट देखिए कि वृहद क्षेत्र को देखने हेतु दर्पण कौन सा काम में आता है? अभी आपको बताया कि उत्तल दर्पण के द्वारा ये गणना होती है कि ये पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को एक छोटे से यानी कि दर्पण में हम इसको देख सकते हैं, वृहद क्षेत्र को भी। तो ये थे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये 7th क्लास के क्वेश्चन थे फ्रेंड, ठीक है ना। अब फाइनल आपके 10th क्लास के रह गए,
और इसके अलावा अगर नोट्स में से कुछ क्वेश्चन बनते हैं प्रकाश से संबंधित तो मैं अपलोड करूँगा। और यहाँ तक हमारे टोटल ये हैं 47 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड, ठीक है ना, 48 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।